हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक देखते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में जो डेफिसिट डिमांड और एक्सेस सप्लाई के कंसेप्ट को चालू किया था, तो इसमें कुछ कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट को देखा था कि एम्पावरमेंट को लेके कि कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमने वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल सब देखा था। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि डेफिसिट डिमांड जो होता है उसका प्रॉब्लम क्या है, इसका कॉजेज क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, और हम ग्राफ के थ्रू ये सारे चीज़ को समझेंगे कि जैसे डिफ्लेशनरी गैप जो होता है वो क्या होता है। ये सारा का सारा जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इससे 100% क्वेश्चन आता है और ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है। जैसे 5 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में ये हमेशा पूछे जाते हैं। ये पूरा का पूरा सिनेरियो से आपको समझाना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड क्या होता है। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है डेफिसिट डिमांड मतलब जो डिमांड है हमारा वो कम है। तो जो हम कंपेयर करते हैं डिमांड को वो किससे कर रहे हैं, सप्लाई से, कि जितना सप्लाई है उतना हमारा डिमांड जो है उस चीज़ का वो नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए खराब होता है कि अगर डिमांड कम होगा तो क्या होगा, इन डिफ्लेशन आने लगेगा। जो इकोनॉमी है देश का वो बहुत ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं होता है, या इन्फ्लेशन भी जो होता है वो भी सही नहीं होता है। इक्विलिब्रियम पे हमेशा इकोनॉमी पे होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिसिट डिमांड का मतलब है कि जो डिमांड है हमारा वो एज कंपेयर टू सप्लाई वो कम है एट द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सभी लोग जो हैं वो रोजगार है, फिर भी जो डिमांड है हमारा वो कम है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। ठीक है, ए डिमांड इज सेड टू बी डेफिसिट व्हेन इट विल बी लेस देन सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट को पिछले लेक्चर में भी बताया था क्या होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, ताकि आगे वाले जो कंसेप्ट है ये देखिए, ये सारा का सारा चीज़ है ना जो डेफिसिट डिमांड, ये हमारे पीछे जो इतना चीज़ पड़े हुए हैं, जैसे नेशनल इनकम में जो चीज़ पड़े हुए थे एक्सपेंडिचर मेथड में, वो सारा का सारा यहाँ पे काम आएगा। अब देखिएगा एक एक करके वो वही सारे जो टर्म्स है वो यहाँ पे आएंगे, और इसलिए हमें समझने में जो आसानी होगी। और अगर आपने पिछले जो लेक्चर्स है वो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, वहाँ से आपके सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एग्रीगेट जो डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉजेस क्या है डेफिसिट डिमांड। जो डिमांड है उसको जो कम होने के रीजन क्या है, बहुत सारे इसमें रीजन है। देखिए, जब भी अगर हम कोई चीज़ खर्च नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर हम कुछ चीज़ को परचेज ही नहीं कर रहे हैं तो इकोनॉमी में जो चीज़ प्रोड्यूस हुआ है वो खर्च ही नहीं होगा, इसको कोई कंजम्पशन ही नहीं होगा, तो क्या होगा, जो डिमांड है वो घटने लगेगा। ठीक है, और जैसे कि इनकम कम हो गया, अगर इनकम कम हो गया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे, या फिर लोगों को जो है सेविंग करने का जो प्रोपेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो लोग जो है वो खर्च कम करें और ज़्यादा सेव करने लगे तो भी इकोनॉमी में डिमांड घट जाएगा। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा था कि एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई। ठीक है, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होते रहना चाहिए तभी डिमांड मेंटेन रहेगा। अगर हम खर्च ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सेव करने लगेंगे, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें ये 4 सेक्टर मैंने लिया हुआ, उसमें सारे जैसे कि मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको बताया था कितने टाइप के सेक्टर होते हैं, कैसे फ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के रखते हुए हम लोग सारा 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर सारा इसके थ्रू देख लेंगे। ठीक है, तो जो 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, हाउस होल्ड होता है और प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन पे खर्च करता है, और जो प्रोड्यूसर्स होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो अगर वो दोनों चीज डिक्रीज हो जाए, मतलब कि जो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाए, मतलब जो हाउस होल्ड है वो एक्सपेंडिचर कम करे और जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट ही कम करे, ताकि जो भी प्रोड्यूसर होता है वो कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, वो डिमांड के देखते हुए करता है। तो अगर डिमांड ही कम रहेगा तो वो क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट भी कम होते जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जो हमारा आउटपुट है वो भी कम होगा, आउटपुट कम होगा तो हमारा इनकम जो है वो कम होगा, और इनकम कम होगा तो हम खर्च भी नहीं करेंगे, तो खर्च नहीं करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।
ठीक है, अब देखते हैं एक करके। पहले रिडक्शन इन द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड के द्वारा है वो कम हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो डिमांड है वो घट जाता है। तो कम हो जाने का मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन कम कर रहा है और सेविंग ज़्यादा कर रहा है, जिसके कारण जो है वो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा रिडक्शन इन प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो अगर कम हो जाए प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ठीक है, तो इस केस में भी जो है हमारा जो डिमांड होगा वो डिफिसिट हो जाएगा, डिमांड जो है वो घट जाएगा। प्रोड्यूसर खर्च ही नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डिमांड के देखते हुए करता है। जो भी प्रोड्यूसर होता है गुड्स एंड सर्विस बनाता है वो डिमांड को देखते हुए करता है। तो अगर ये भी कम हो जाएगा तो जो हमारा है वो डिफिसिट डिमांड हो जाएगा। ये दोनों जो है वो टू सेक्टर इकोनॉमी में होता है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो टू सेक्टर इकोनॉमी का है। अब थर्ड सेक्टर में गवर्नमेंट ऐड हो जाता है, तो गवर्नमेंट भी का जो एक्सपेंडिचर है वो अगर कम हो जाए तो जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा। लाइक कि जो गवर्नमेंट है, जैसे कि मिलिट्री का एक कैंटीन एरिया होता है, तो कैंटीन का सामान खरीदता है गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से, ठीक है। अगर वो जो गवर्नमेंट है अगर खर्चे कम करे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ना करे, रोड ना बनाए, डैम्स ना बनाए, ये सारा का सारा चीज अगर वो खर्च नहीं करेगा तो जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में जैसे कि अगर जो गवर्नमेंट है उसका जो बजट वो अलाउ नहीं कर रहा है, जो बजट पेश किया जाता है जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में, तो अगर उसमें गवर्नमेंट ने खर्च कम करने का सोचा है, दूसरा जिसके कारण जो है वो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखते हैं कि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, अगर मतलब हमारे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, तो जिसके कारण जो है डेफिसिट डिमांड का प्रॉब्लम हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट जब डिक्रीज कर जाता है, इम्प्लाई टू फॉल इन एक्सपेंडिचर इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब कि जो भी खर्च हो रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे वो भी कम हो रहा है, जिसके कारण जो हमारा डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। राइजिंग इम्पोर्ट, फिफ्थ पॉइंट, राइजिंग इम्पोर्ट का मतलब कि हम बाहर से सामान ज़्यादा ले रहे हैं, फॉरेन से हमारे यहाँ सामान ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनेशनल जो प्राइस है, ठीक है, किसी देश का मतलब इंटरनेशनल जो प्राइस है एज कंपेयर टू हमारा अपना रूपी वो कमज़ोर है। इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी समझेंगे कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। इंपोर्ट का मतलब कि समझ लीजिए सिंपल से कि बाहर से जो सामान आ रहा है हमारे देश में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, प्राइस कम होने के कारण इससे भी हमारा जो डिफिसिट जो डिमांड है वो कम होता है। समझ में आ गया, इंटरनेशनल जो प्राइस है वो कम है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक प्राइस। तो डोमेस्टिक प्राइस से कम है इंटरनेशनल प्राइस, तो लोग बाहर का चीज देखेंगे, जिसके कारण जो डिमांड है वो डिक्रीज होने लगेगा। अब छठा है कि अगर जो है टैक्स जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, टैक्स रेट जो है वो सरकार ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी, तो क्या होगा, हमारे पास जो इनकम होगा उस पर हम ज़्यादा टैक्स देंगे, तो हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम होगा जो हम खर्च करना चाहते हैं वो भी कम हो जाएगा। सपोज करिए कि पहले 100 रुपये कमाता था आदमी तो उस पर सरकार 10% टैक्स लेती थी, लेकिन अगर वो जो टैक्स रेट है उसको 10 रुपये की जगह वो 15% कर दी, मतलब 15 रुपया। तो पहले जो था हमारे पास 90 रुपये खर्च करने को होता था, लेकिन अभी 85 रुपीज होगा। तो इसके कारण भी जो है हमारा जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को हम डेफिसिट डिमांड के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो डिमांड जो जब भी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारा एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा जब उसका रिजल्ट क्या होता है, जब डिफिसिट डिमांड होता है, अगर किसी इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा। तो इस केस में देखिए सबसे पहले कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, जो भी ये ग्राफ के थ्रू मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी देश में डिमांड कम होगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा तो लोगों के पास काम रोजगार ही कम हो जाएगा, ठीक है। डिमांड नहीं रहेगा, आउटपुट नहीं रहेगा, प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कोई लेबर का जरूरत नहीं है, किसी चीज़ का जरूरत नहीं है,
ठीक है, मतलब जो फैक्टर सर्विसेज है जो हाउस होल्ड के द्वारा दिया जाता है वो सारा का सारा चीज़ रुक जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो लोगों के पास इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो डिमांड घट जाएगा। तो डिमांड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जो रोजगार है उसको, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर दूसरा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कोई गुड्स बनाए, अब बनाया हुआ गुड्स है लेकिन वो कोई खरीदने ही वाला नहीं है, तो उनका तो सारा का सारा जो स्टॉक है वो इसी तरह पड़ा रहेगा, तो वो क्या होगा, लॉस होगा। तो स्टॉक लॉस होगा तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो नेक्स्ट ईयर का भी प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर प्लान कैसा होगा क्या नहीं होगा, तो स्टॉक जो है वो अंडरलाइन हो जाएंगे, मतलब वो यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और जिसके कारण जो प्रॉफिट भी है वो भी डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, और जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी का वो बहुत ही वर्स्ट होते रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहला है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए जो मार्केट को, ठीक है, वो अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, और लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, तो पता ही है आपको, रोजगार नहीं रहेगा तो क्या, वो लोग कोई इनकम नहीं होगा, फिर वो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा है डिफ्लेशनरी गैप। देखिए इसे समझने से पहले हम समझ लेते हैं ग्राफ को, तभी आपको इसी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए हम एक्स एक्सिस पे इनकम लेते हैं और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड लेते हैं। डिमांड को इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए वो जिस चीज को कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं वो एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, जो इनकम जो हमारा इंक्रीज करते रहता है, पता ही आपको। ठीक है, तो शुरू क्या होता है कि जैसे 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 मैंने पिछले भी सेशन में बताया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, बट जो रेट होता है बाद में वो स्लो डाउन होता है, इनकम ज़्यादा तेजी से बढ़ता है और डिमांड थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि लोग वहाँ पे सेविंग करने लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई, ये जो है ADAF जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये है एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, कि जब हम जो एग्रीगेट डिमांड है पूरा पूरा इकोनॉमी में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट, तो हम सोचें कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ होगा, लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड हुआ है वो कितना हुआ है, एडीपी मतलब एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड किया हुआ है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब एक्चुअल ये था ADF एक्चुअल था, लेकिन हुआ कितना है एडीपी पे, तो ये दोनों के बीच में गैप है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट डिमांड, और डेफिसिट डिमांड को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो ठीक है, तो गैप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड एट द प्लांट इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप मतलब डिफ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, तो डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन दोनों इकोनॉमी के लिए खराब है। इक्विलिब्रियम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको सबकी समझ में आ गया डेफिसिट डिमांड क्या होता है, और यहाँ पे जो है ये इनकम का जो लाइन है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है जहाँ पे मीट करते हैं वही हम, वो क्या है, वो यहाँ पे एक्चुअल में मीट करना चाहिए था, लेकिन मीट कहाँ कर रहे हैं, नीचे के साइड, तो हम इसको ये बोलेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अगर ये ऊपर मीट करते ये वाला पॉइंट पे तो हम बोलते हैं इसको कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन जो एक्चुअल जहाँ मीट करना चाहिए तो उससे नीचे है, इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो डिफ्लेशनरी गैप समझ में आया आपको क्या होता है, कि जो एक्चुअल जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो होना चाहिए उससे कम है, तो हम उसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। तो डिफ्लेशनरी गैप होगा तो डिमांड जो होगा वो कम होगा, डिमांड कम होगा तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो जो लोअर डिमांड जो है वो कम होते रहेगा। ठीक है, तीसरा डेफिसिट डिमांड का इम्पैक्ट जो होता है वो स्टॉक पे पड़ता है, कि जो लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो प्रोड्यूसर के पास जो बहुत सारा पहले से बल्क क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया हुआ है, तो वो क्या होगा, वो प्रोड्यूसर उसको सेल ही नहीं कर पाएगा, उसी तरह अंडरलाइन में रहेंगे, वो पड़े रहेंगे। ठीक है, और अगर वो प्रोड्यूसर को अगर उसको हटाना पड़े, उस जो गुड्स है उसको सेल करना होगा, तो वो एट लोअर प्राइस पे करेगा, क्योंकि कोई खरीदने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो वो उसका जो है लॉस होगा, तो लॉस होगा
तो मतलब कि एग्रीगेट डिमांड से लॉस ऑफ प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट भी जो प्रोड्यूसर का होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और स्टॉक जो है वो पड़े रहेंगे, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो जो भी अगर खरीदेगा वो सस्ता प्राइस पे खरीदेगा, तो सस्ते प्राइस पे खरीदेगा तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा। तो इस तरीके से जो है डिफिसिट डिमांड का हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। डिफिसिट डिमांड से हमें डिफ्लेशनरी गैप मिलता है, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप से मतलब हम डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए ये सारा का सारा चीज़, इसमें मैक्सिमम चीज़ जो है वो पहले से ही लिया गया है, ठीक है। डिमांड एग्रीगेट डिमांड के पढ़ते टाइम ही जब बोले थे कि एग्रीगेट डिमांड कुछ नहीं है, वो टोटल एक्सपेंडिचर है। तो हमें नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड को तो सारा का सारा देख चुके हैं कि कितने तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में अगर डाउट होगा तो आप नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो सारा का सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।